सालाना इम्तिहान शुरू हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। मतलब पहले कितने साल का अंतर था? 3 साल का। अब भाई साहब एक क्लास और फेल हो गए और ये छोटे भाई साहब जो पूरा समय खेला करते थे वो पास हो गए और क्लास में फर्स्ट भी आए। तो अब 2 साल का अंतर रह गया। अब देखिए छोटे भाई साहब क्या कह रहे हैं बड़े भाई साहब के लिए। जी मैं आया बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। मतलब उनका दुख था कि वो फेल हो गए तो मुझे भी उन पे दया आ रही थी। और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। मतलब मुझे शर्म आई कि क्या मैं ऐसी बातें करूं अपने भाई साहब से। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर और अभिमान मतलब घमंड हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत मतलब अपमान किया तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का एहसास न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। मतलब मुंह से कहने की हिम्मत तो नहीं थी, पर मेरी हरकत, अभिमान ये दिख रहा था कि मुझे में घमंड आ गया है, कि भाई साहब का वह आतंक मतलब भय मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भाप लिया, पहचान लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब भोर मतलब सुबह का समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। मतलब बहुत गुस्से में थे और मुझ पर टूट पड़े। क्या कहते हैं बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हुए, देखिए देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग आ गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा होगा। उनके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान में पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल का मतलब पूरी धरती का राजा। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। मतलब राजाओं का जो राजा होता है उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है। मतलब यह कहानी उस समय की है जब अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेज राज कर रहे थे, उस समय की कहानी है, इसलिए ये लाइन लिखी गई है। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है। इस पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो राज्य कर रहे हैं वो पूरे देश पर राज्य नहीं कर रहे हैं, है ना। भारत में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य मतलब गुलामी स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती था। मतलब रावण तो अंग्रेजों से भी बड़ा था, चक्रवर्ती था। वो तो पूरे पृथ्वी का स्वामी था और अंग्रेज पूरे पृथ्वी के स्वामी नहीं थे, है ना। संसार के सभी महिप मतलब राजा, संसार के सभी राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उनके दास थे। मगर उनका अंत क्या हुआ? घमंड ने उनका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी न बचा। रावण के बारे में जानते हो ना कि आखिरी में उनका पूरा वंश नष्ट हो गया था, कोई भी नहीं बचा।
आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। कुकर्म चाहे करे और दिन दुनिया दोनों से गया। अगला पैराग्राफ है, शैतान का हाल भी पढ़ा होगा, मतलब अब ये रावण का उदाहरण देकर अपने भाई को समझा चुके, अब ये शैतान का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं देखिए, शैतान का हाल भी पढ़ा होगा, उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। दूसरा उदाहरण शैतान का दे दिया। अब तीसरा उदाहरण देके समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा ही पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथों बटर लग गई, मतलब बिना प्रयास किए जो चीज़ मिल जाती है उससे कहते हैं अंधे के हाथों बटर लग जाना। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इस तरह कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। अब वो अपनी पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं कि पढ़ाई कितनी कठिन है ना। उन्होंने रावण का घमंड के बारे में बताकर समझाया, फिर शैतान के बारे में बताकर समझाया, फिर शाहरुम के बारे में बताकर समझाया। अब वो पढ़ाई बता रहे हैं कि पढ़ाई कितनी कठिन है ना। देखो क्या लिखा है, जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब बादशाहों के नाम याद करना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे। कौन सा कांड किस हेनरी में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इस अभागों के नाम भी न जुटते थे। मतलब ये जो उनकी पढ़ाई में ये जो नाम आते हैं, दर्जनों विलियम्स, कोडियो चार्ल्स, इनको पढ़ पढ़ के चक्कर आने लगता है और नाम याद ही नहीं होते हैं। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चाहारूम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री, अब ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं ज्योमेट्री का। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी ममताहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में फ़र्क ही क्या है। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून चूसते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह? वह तो यही देखते हैं कि जो पुस्तक में लिखा है, मतलब जो परीक्षा लेते हैं उनको कोई मतलब नहीं कि बच्चों पे कितना प्रेशर है। उनको तो बस एक ही चीज़ है कि जो किताब में लिखा है वह आंसर कॉपी में होना चाहिए। और देखो आगे लिखा है, वह चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। मतलब वो रट्टू तोता नहीं बनना चाहते थे, वो समझकर परीक्षा देना चाहते थे पर उसमें नंबर कट जाते थे। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों
बातों के पढ़ने से फ़ायदा, मतलब वो ऐसा पूछ रहे थे कि ऐसा पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। इस रेखा पर वह लंबा गिरा दो, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना। पूछिए इससे प्रयोजन, मतलब इसका मतलब है कुछ। ये जो लाइन लिखी है, इस रेखा पर एक वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना, तो इसको पढ़ने से कोई मतलब है? दुगना नहीं, चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना तो यह सब तो खुराफात याद करनी ही पड़ेगी। अब आगे वो हिंदी का उदाहरण दे रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उनके नाम से रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और सबके कारोबार में उन्नति होती है। मतलब समय के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि समय का महत्व इतना ही है, लेकिन इस जरा सी बात को 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, मतलब बेवकूफ़ी कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत, मतलब बचत नहीं। समय की बचत पे निबंध लिख रहे हैं और 4 पन्नों का लिखो, जबकि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 लाइन में समझ में आ गया, तो ये कौन सी समय की बचत हुई, ऐसा वो सोचते हैं। बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रटने पड़ेंगे, चाहे वह जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, मतलब जो 4 पन्ने लिखने का लिए कहते हैं और उसे कहते हैं संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल के भाव मालूम होंगे। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा।